उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय प्रयागराज से एकल विषय प्रमाण पत्र राजनीति विज्ञान कार्यक्रम हेतु अधिन्यास लिखना। आज पार्ट 3 CSSPS पार्ट 3 का हम अधिन्यास लिखेंगे। पिछले वीडियो में हमने दो असाइनमेंट लिखा था। फर्स्ट ईयर का 2 असाइनमेंट लिख चुके हैं। आज तीसरा असाइनमेंट हम लोग लिखेंगे। ये भी तीसरा असाइनमेंट भी 30 नंबर का ही है। ये 2 भागों में बटा है, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 6 क्वेश्चन है और खंड ब में 3 क्वेश्चन है। खंड अ जो है अधिकतम 12 अंक का है और खंड ब अधिकतम 18 अंक का है। क्वेश्चन हम पहला देखेंगे। ये कॉपी में असाइनमेंट मिल जाता है जहाँ एडमिशन लिए रहते हैं, उस कॉलेज से हमें असाइनमेंट को कॉपी मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य उद्देश्य हैं, फर्स्ट युद्ध रोकना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य युद्ध को रोकना और विश्व शांति को बनाए रखना है। मानव अधिकारों की रक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करता है, जिसमें संयुक्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रक्रिया। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए काम करता है, जिसमें सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना शामिल है। चौथा, सामाजिक और आर्थिक विकास। सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिसमें गरीबी कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना शामिल है। पांचवा, बीमारियों को मुक्त हेतु इलाज। बीमारियों को मुक्त हेतु इलाज। संयुक्त राष्ट्र संघ बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, जिसमें लोगों को स्वस्थ रखने के लिए काम करना शामिल है। छठवां, सदस्य राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं स्मरण करना। संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्य राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं स्मरण कराने के लिए काम करता है। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देने के लिए काम करता है, जिसमें देशों को वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए काम करना शामिल है। क्वेश्चन दूसरा, शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसको हम लिखेंगे अपनी भाषा में। शस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शांति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शस्त्र नियंत्रण का अर्थ है शस्त्रों को उत्पादन और प्रसार उपयोग पर नियंत्रण रखना, जिसका उद्देश्य है शस्त्रों के प्रसार को रोकना और उनके दुरुपयोग को रोकना। शस्त्र नियंत्रण के जो तरीके हैं, फर्स्ट, शस्त्रों के उत्पादन पर नियंत्रण रखना। दूसरा, शस्त्रों के प्रसार पर नियंत्रण रखना। तीसरा, शस्त्रों के उपयोग पर नियंत्रण रखना। और नेक्स्ट है शस्त्रों के निपटान की व्यवस्था करना। निशस्त्रीकरण के बारे में देखेंगे। निशस्त्रीकरण क्या है? निशस्त्रीकरण का अर्थ है शस्त्रों को नष्ट करना या उनका उपयोग बंद करना। इसका उद्देश्य है शस्त्रों के प्रसार को रोकना और उनके दुरुपयोग को रोकना। निशस्त्रीकरण के तरीके। अब निशस्त्रीकरण के तरीके क्या हैं, देखते हैं इसको। फर्स्ट जो है निशस्त्रीकरण के तरीके, शस्त्रों को नष्ट करना। नेक्स्ट है शस्त्रों का उपयोग बंद करना। और तीसरा है शस्त्रों को निपटान की व्यवस्था करना। और चौथा है शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना। 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है।
तीसरा क्वेश्चन है दक्षिण से दक्षिण सहयोग को सफल बनाने के लिए उपाय सुझाइए। दक्षिण से दक्षिण सहयोग को सफल बनाने के लिए उपाय सुझाइए। तो इसका उत्तर, दक्षिण से दक्षिण सहयोग को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय और सुझाव दिए जा सकते हैं। पहला, आर्थिक सहयोग। फर्स्ट है आर्थिक सहयोग। दक्षिण देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौता, निवेश प्रोत्साहन और आर्थिक एकीकरण की पहल की जा सकती है। आर्थिक सहयोग में हम लिख सकते हैं, दक्षिण देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार को समझौता, निवेश प्रोत्साहन और आर्थिक एकीकरण की पहल की जा सकती है। दूसरा है इसका तकनीकी सहयोग। तकनीकी सहयोग में हम लिख सकते हैं इसका तकनीकी सहयोग, दक्षिण देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान और विकास परियोजनाएं और तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है शैक्षिक सहयोग। शैक्षिक सहयोग में दक्षिण देशों के बीच शैक्षिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, शैक्षिक आदान प्रदान कार्यक्रम और शैक्षिक संस्थानों के बीच सहयोग किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट है स्वास्थ्य सहयोग। दक्षिण देशों के बीच स्वास्थ्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य अनुसंधान परियोजनाएं और स्वास्थ्य सेवाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। पांचवा है पर्यावरण सहयोग। दक्षिण देशों के बीच पर्यावरण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रम, पर्यावरण अनुसंधान परियोजनाएं और पर्यावरण संरक्षण की पहल की जा सकती है। छठवां, राजनीतिक सहयोग। दक्षिण देशों के बीच राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक वार्ता, राजनीतिक समझौते और राजनीतिक संस्थानों के बीच सहयोग किया जा सकता है। इन उपायों और सुझावों को लागू करके दक्षिण से दक्षिण सहयोग को सफल बना सकते हैं और अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 4 देखेंगे। प्रश्न 4 में हमें क्या है? प्रश्न 4 क्या है? क्षेत्रीयवाद क्या है? इसके विवादों के कारण बताइए। क्षेत्रीयवाद क्या है तथा इसके विवादों के कारण बताइए। तो क्षेत्रीयवाद एक राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था है जिसमें क्षेत्रीय पहचान और हितों को प्रमुखता दी जाती है। इस व्यवस्था में क्षेत्रीय समुदायों को अपने हितों और आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है। क्षेत्रीयवाद के विवादों के कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीयवाद में क्षेत्रीय असमानता को बढ़ावा दिया जा सकता है जिसमें कुछ क्षेत्रों को अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार की कमजोरी। क्षेत्रीयवाद में केंद्रीय सरकार की कमजोरी हो सकती है जिससे देश की एकता और स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरा, क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीयवाद में क्षेत्रीयवादी दलों का उदय हो सकता है। नेक्स्ट, सामाजिक और आर्थिक विकास में असमानता। क्षेत्रीयवाद में सामाजिक और आर्थिक विकास में असमानता हो सकती है जिससे कुछ क्षेत्रों में विकास अधिक होती है और अन्य क्षेत्रों में कम। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, चीन की साम्यवादी व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। चीन की साम्यवादी व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर होगा, चीन की साम्यवादी व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था में फर्स्ट है एक दलीय प्रणाली। चीन में केवल एक ही राजनीतिक दल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP को मान्यता प्राप्त है।
दूसरा, केंद्रीकृत नियंत्रण। CCP का केंद्रीय नेतृत्व देश के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। तीसरा, निरंकुश शासन। CCP का नेतृत्व देश पर निरंकुश शासन करता है, जिसमें विपक्षी दलों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी होती है। आर्थिक व्यवस्था, मिश्रित व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में मिश्रित व्यवस्था। चीन की अर्थव्यवस्था में राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों और निजी क्षेत्र के बीच मिश्रण है। चौथा, दूसरा, राज्य नियंत्रण। महत्वपूर्ण उद्योगों और क्षेत्रों में राज्य का नियंत्रण होता है। तीसरा, नियोजित अर्थव्यवस्था। सरकार अर्थव्यवस्था के विकास के लिए योजनाएं बनाती हैं नेक्स्ट और उसका क्रियान्वयन करती हैं। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में फर्स्ट, सामाजिक नियंत्रण। सरकार सामाजिक गतिविधियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखती है। एक ही पार्टी का वर्चस्व। CCP का सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर वर्चस्व होता है। तीसरा, सरकारी नीतियों का पालन। नागरिकों से सरकारी नीतियों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अन्य विशेषताएं में एक तंत्री शासन। चीन में एक तंत्री शासन प्रणाली है, जिसमें एक ही दल का या व्यक्ति का वर्चस्व होता है। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी। चीन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी है, जिसमें नागरिकों को अपने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने में प्रतिबंध होते हैं। छठवां, ये लास्ट क्वेश्चन है खंड अ का। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व की नई व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा इसका, शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व की नई व्यवस्था में निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं देखी गई है। राजनीतिक परिवर्तन। फर्स्ट, बिपोलर से अनेक ध्रुवी विश्व। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विभाजित था। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व अनेक ध्रुवी हो गया, जहां कई देशों ने अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाया। दूसरा, नए वैश्विक शक्तियों का उदय। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद नई वैश्विक शक्तियों जैसे कि चीन, भारत और ब्राज़ील ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं और सैन्य शक्ति को बढ़ाया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व बढ़ा। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी भूमिका निभाई। आर्थिक परिवर्तन। वैश्वीकरण। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, जिसमें देश के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकीकरण का आदान प्रदान बढ़ा। दूसरा, नई आर्थिक शक्तियों का उदय। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, जिसमें देश के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा। नई आर्थिक शक्तियों का उदय। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद नई आर्थिक शक्तियों जैसे कि चीन, भारत और ब्राज़ील ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाया। सामाजिक परिवर्तन। वैश्विक संचार क्रांति। फर्स्ट, शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद वैश्विक संचार क्रांति आई, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग हुआ। वैश्विक संस्कृति का विकास। शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद वैश्विक संचार क्रांति आई, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग हुआ। खंड ब। नेक्स्ट खंड ब। अब देखेंगे खंड ब में 3 क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन को देखते हैं, जो 200 से 300 वर्ड में लिखेंगे हम, 300 से 500 वर्ड में लिखेंगे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिक बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निम्नलिखित है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, इसको हेडिंग कर लेंगे और इसमें फर्स्ट लिखेंगे, शीत युद्ध के दौरान तटस्थता। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने शीत युद्ध के दौरान तटस्थता की नीति अपनाई, जिससे सदस्य देशों को दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष का शिकार होना पड़ा था। दूसरा, विकासशील देशों के हितों की रक्षा। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। विकासशील देशों को अक्सर महाशक्तियों का सामना करना पड़ा। तीसरा,
आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। गुटनिरपेक्ष ने आंदोलन, संस्कृति, आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देने के लिए काम किया, जिससे सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग और विकास को बढ़ावा मिला। चौथा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देना। चौथा है सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देना। इसमें लिखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा देने के लिए काम किया, जिससे सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग और समझ को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, गुट आंदोलन की प्रासंगिकता को आज। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता आज। फर्स्ट है आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। दूसरा, वैश्विक चुनौतियों का सामना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वैश्विक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और आर्थिक समानता का सामना करने में मदद कर सकता है। विकासशील देशों के हितों की रक्षा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को बढ़ावा। तो इसमें लिखेंगे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जिसमें से दुनिया भर में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट, भारतीय क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। भारतीय विदेश नीति का अर्थ एवं विशेषताएं। भारतीय विदेश नीति का अर्थ एवं विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट, भारतीय विदेश नीति का अर्थ। भारतीय विदेश नीति का अर्थ। भारतीय विदेश नीति का अर्थ है भारत सरकार द्वारा अपनाए गए उन सिद्धांतों, नियमों और कार्यों से जिनका उद्देश्य देश के हितों की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना और विश्व में उसकी स्थिति को मजबूत करना। भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। फर्स्ट, नहीं झुकने की नीति, नॉन अलाइनमेंट। भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी महाशक्ति के साथ गठबंधन नहीं किया और अपने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया। नेक्स्ट, पंचशील सिद्धांत। भारत ने पंचशील सिद्धांतों को अपनाया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति, सहयोग और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। अहिंसा और शांति। भारत ने अहिंसा और शांति के सिद्धांत को अपनाया और विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। नेक्स्ट, विकासशील देशों के साथ सहयोग। भारत ने विकासशील देशों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया और उनके विकास में मदद करने के लिए काम किया। नेक्स्ट, क्षेत्रीय सहयोग। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जैसे संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट, वैश्विक मुद्दों पर सक्रियता। भारत ने वैश्विक मुद्दों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और आर्थिक असमानता पर सक्रियता से काम किया। सातवां, राष्ट्रीय हितों की रक्षा। राष्ट्रीय हितों की रक्षा। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी और अपनी सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम किया। लास्ट है प्रश्न नंबर 9। पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्था की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्था की तुलना करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि ये दोनों व्यवस्थाएं आर्थिक और राजनीतिक संगठन के अलग अलग तरीके हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और आर्थिक गतिविधियों का निर्देशन मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था में लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और विनिमय करते हैं। साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर
सामूहिक स्वामित्व होता है और आर्थिक गतिविधियों का निर्देशन एक केंद्रीय योजना द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्था में लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाता है। तुलनात्मक समीक्षा। पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था की तुलना करने पर निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। आर्थिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, जबकि साम्यवादी व्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। तीसरा, उत्पादन और वितरण। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि साम्यवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण एक केंद्रीय योजना द्वारा निर्देशित होते हैं। सामाजिक न्याय। साम्यवादी व्यवस्था में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक न्याय की कमी हो सकती है। राजनीतिक स्वतंत्रता। पूंजीवादी व्यवस्था में लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है, जबकि साम्यवादी व्यवस्था में राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी हो सकती है। इन तुलनाओं से यह स्पष्ट होता है कि पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था दोनों ही अपने तरीके से लाभकारी और हानिकारक हो सकती है। तो ये एंड हो गया दोस्तों। तो ये असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये असाइनमेंट है यूपीआरटी से एकल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से बीए करने वालों के लिए। ये तीनों पार्ट 3 है। इसके पहले हम 2 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं। असाइनमेंट आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने इसको तैयार किया था, सुंदर और साफ शब्दों में। इसको आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन हमें यूपीआरटी के साइट पे मिलेगा, किस सब्जेक्ट का क्या क्वेश्चन है ये हम वहाँ से देख सकते हैं। ये CSSPS 3 का है, विषय कोड है UGPS और सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान। प्रश्न पत्र का शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दो खंडों में बटा होता है, ये देख सकते हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है 12 नंबर का है और खंड ब जो है 18 नंबर का है। और ये हम भर सकते हैं, इसमें हम भरेंगे जमा करने की तिथि, रसीद नंबर, अध्ययन केंद्र, कार्यक्रम कोड, प्रश्न पत्र का कोड, नामांकन संख्या, प्रथम प्रवेश पत्र, सत्र, नाम, पिता का नाम, अधिनियांश यदि लागू हो तो भर सकते हैं। ये सब ये टीचर भरेंगे लोग, संबंधित जो विषय के जो टीचर हैं वो ये भरेंगे। आगे देखेंगे हम इसको। ये देखिए क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन था हमारा, देख सकते हैं। एक बार हम इसको जूम करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। स्क्रॉल कर दे रहे हैं आप लोग, एक बार देख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा, सशस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। तीसरा है दक्षिण से दक्षिण सहयोग को सफल बनाने के लिए उपाय सुझाइए। इसका उत्तर है, देख सकते हैं आप लोग। चौथा है क्षेत्रीयवाद क्या है तथा इसके विवादों के कारण बताइए। देखिए धीरे धीरे आराम से। चौथा है चीन की साम्यवादी व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। उत्तर देखिए। छठवां, शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद विश्व की नई व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए। खंड ब में
3 क्वेश्चन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बताइए। तो इसका उत्तर देखिए, हम थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए आठवां है, भारतीय विदेश नीति का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। इसलिए करें कि आप लोग लिखने में आप लोग को थोड़ा सा आराम हो। 9वां है, पूंजीवादी एवं साम्यवादी व्यवस्था की तुलनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। थैंक यू, धन्यवाद। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।